हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ना जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या तुम भी ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हो? क्या तुम भी ये 3 चीज़ें कर रहे हो, इसीलिए तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लग रहा है? ठीक है, अभी देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, रिएक्शन को रटना। क्या तुम रिएक्शन को रटते हो? मतलब हमने कोई रिएक्शन देखी और बस उसको रट लिया, ऐसे रट लिया बस। दूसरी क्या, जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप कर देना, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एकदम एडवांस वाले क्वेश्चन की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन यार उन्होंने बेसिक तो पढ़ा ही नहीं है, उनको ये तो पता ही नहीं है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। तो अगर बेटा तुम्हें ये पता नहीं है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है तो तुम रिएक्शन कैसे करोगे? रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं समझना। तीसरी पॉइंट देखो, रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं समझना, बस ऐसे ही रॉट लर्निंग, मतलब रटते जाना है, बस ऐसे बिना देखे पन्ने पलटना है। और फिर एग्जाम के टाइम क्या होता है, इतनी सारी रिएक्शंस जब आती है ना, तो दिमाग तो बेटा दिमाग है, पूरा घूम जाता है कि यार अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वंशिका मैम यहाँ पे हैं और तुम्हें ऑर्गेनिक के बेसिक्स आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम सारी वो चीज़ें कवर करने वाले हैं जो तुमको चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। तो क्या तुम रेडी हो? जल्दी से मुझे कमेंट में बहुत सारे रेड हार्ट्स और बहुत सारे डायमंड्स भी दे देना, ठीक है? तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉन्ड की। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने तुमको जब हमने जब हेलोजन डेरिवेटिव शुरू किया था, ठीक है, जो बच्चे मेरे संकल्प बैच में पढ़ रहे हैं उनको पता है। आपको अगर नहीं पता तो वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में संकल्प बैच चल रहा है, जो कि यूट्यूब पे एकदम फ्री है क्लास 12th के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और रोज़ वहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लास होती है, तो फटाफट से वहाँ पे भी आ जाना, ठीक है? अभी देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स में हमने ये डिस्कस किया था कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड बना रहा है और उनके कारण ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है, ऑर्गेनिक की फैमिली बनी है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है? तो अब देखो मेनली ना 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं बेटा, हम डिस्कस करेंगे बेटा 2 टाइप के बॉन्ड। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक कौन सा होता है? एक होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है? सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक डंडी खींची है, एक डंडी खींची, सिंगल बॉन्ड है, ठीक? इसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड, अब एक ना टिप देती हूँ तुम लोग को मैं, जो लोग नए हैं, जो लोग नए मुझसे पढ़ रहे हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, फिर मुझे भी पहली बार देख रहे हैं, यहाँ देखो बेटा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? कार्बन ना हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ बनाए, लेकिन कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है बेटा। क्या होता है वो? टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट होता है। समझ में आ गया? कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है ऑलवेज, ना कम बनाएगा और ना ही ज़्यादा बनाएगा, ठीक? वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने बात किया सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसके बाद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखो ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यार वो एक ही इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना सकता है, मतलब सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक? तो ये हो गया आपका पाई बॉन्ड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। तो ये सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? कौन सा बॉन्ड बोलते हैं मैम? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड। अगर मैं पूछूंगी बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अगर मैंने पूछा कि एक पाई बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो क्या बोलोगे? 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, समझे? देखो पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ऐसा एक और फिर 2, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए मैम? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। समझ में आ गया? और पाई बॉन्ड पूरा 1 काउंट होगा, पाई बॉन्ड पूरा 1 काउंट होने वाला है, ठीक है? एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, हम एक बार एग्जाम्पल देखें क्या? चलो एक
एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। मैंने लिखा बेटा यहाँ पे CH3, क्या हम इसको अच्छे से लिखें? हाँ ठीक है, तुमको दिखेगा ना इधर पे CH, यहाँ पे CH3 लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसके यहाँ पे H लगा है। ये हमेशा याद रखना कि कार्बन हमेशा बेटा 4 बॉन्ड ही बनाता है, उसके 5 बॉन्ड मत बना देना, ठीक है, उसके 5 बॉन्ड मत बना के आना। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि बेटा ये जो दिया है इसमें सिग्मा बॉन्ड बता दो और पाई बॉन्ड बता दो, ठीक है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आता ही है, ये क्वेश्चन आपको आएगा जनरली। तो अभी देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे देखोगे आप। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड काउंट करने हैं, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, समझ गए? तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 13। मैम आपने इसमें एक ही क्यों काउंट किया? बेटा एक सिंगल सिग्मा, सिग्मा सिंगल, ठीक है, क्लियर है? अब मैंने बोला बेटा पाई बॉन्ड बता दो, तो पाई बॉन्ड बोलोगे मैम ये हो गया एक डबल बॉन्ड, ये हो गया एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो 3 डंडियाँ बनी हैं इसमें आपको कितने डबल बॉन्ड दिखेंगे? मेरे को 2 दिख रहे हैं। कैसे बेटा? यहाँ देखो, एक ऊपर वाला डबल बॉन्ड हो गया, एक नीचे वाला, समझ गए ना? जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो एक ये वाला हो गया और इसके साथ ये, तो नीचे वाला। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, समझ गए? ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड, तो 2 यहाँ से, एक यहाँ से, कितने हो गए? 3 पाई बॉन्ड हो गए। क्या आपको ये चीज़ क्लियर होगी? बताओ, क्या आपको यहाँ तक सारी चीज़ें डन, एकदम डन हो गया है क्या? बता दो जल्दी से, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो बॉन्ड्स हो गया बेटा सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई मतलब डबल बॉन्ड। ओके मैम, यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हमें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ने हैं। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ने हैं। कौन कौन से? हम दूसरा कलर लेंगे लिखने के लिए। चलिए, हमें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है बेटा sp3, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला है sp2 और थर्ड वाला है sp। तो देखो, जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आएगा आपको सिंगल बॉन्ड ही काउंट करने हैं, बस ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है ये। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशंस नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे अटेंड करोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं sp3 की। sp3 में क्या करना है, कैसे बनता है भाई? 4 सिंगल बॉन्ड से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है, 4 सिंगल बॉन्ड से। कैसे की? कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा CH4, ठीक है। कैसे बनेगा बेटा? ये देखो। और एक चीज़ बेटा हमेशा याद रखो, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो वो कार्बन का निकाल रहे हैं, ना हाइड्रोजन का, ना कोई और एटम का, किसी और एटम का नहीं निकाल रहे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक। अभी यहाँ देखो, कितने सिंगल बॉन्ड है बेटा? मैम 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कब हमको मिलता है? जब 4 सिंगल बॉन्ड होंगे। जब 4 सिंगल बॉन्ड होंगे तो वहाँ पे बिना देखे आप sp3 लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं sp2 की। अब बात करते हैं sp2। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो, मैंने लिखा ऐसा, मैंने लिखा ये वाला एक मॉलिक्यूल। अब मैं आपको पूछ रही हूँ कि यार आप ना इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, मुझे इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तो मैं कैसे बताऊंगी? हमको क्या करना है? मैंने आपको ये बोला बेटा कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप उसके सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, ठीक है मैम। तो हम क्या करेंगे, एक ये बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, समझ गए? तो हमारे पास क्या हो गया? देखो sp और p, मतलब कि sp2। तो इस कार्बन का क्या आ गया? sp2। तो आपका जो sp2 है उसमें होते हैं 3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसमें होते हैं बेटा 3 सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं sp की। तो आप समझ ही गए होंगे कि यार निकालते कैसे हैं इसको, अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर मैंने ये वाला कंपाउंड लिखा, ये वाला मॉलिक्यूल लिखा और मैंने आपको बोला कि बेटा ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, कैसे बताओगे?
सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो बस, एक ये वाला बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, तो मतलब S और P, SP, तो जो आपका SP होता है उसमें होते हैं 2 सिंगल बॉन्ड। क्या होते हैं उसमें? 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड। ये हो गया आपका सिंपल हाइब्रिडाइजेशन, बस खत्म। अगर आपको ये भी आ गया ना तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बता दो, क्लियर है क्या आपको ये चीज़? ठीक है मैम। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अभी ना बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मेसोमैरिक इफेक्ट, टॉटोमेरिज्म, बहुत सारे होते हैं। बट मैं आपको ना बहुत ही बेसिक वाले बताऊंगी ताकि आपको जो मेजरली रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना एकदम साथ साथ, अभी देखो अपन हेलोजन डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, जब अपन पढ़ते चलेंगे तो जो जो इफेक्ट आते जाएंगे मैं आपको वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। लेकिन जो मेजरली यूज़ होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की। अभी इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक रस्सी है, मान लेते हैं ये एक रस्सी है। अभी यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है, इसको खींच रहा है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो खींच लेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। समझे क्या? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब ना ये 2 टाइप के होते हैं। अभी ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, और एक होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट पता है कौन देते हैं? माइनस आई इफेक्ट देते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ का मतलब क्या हुआ? बैंक जाते हो, बैंक से पैसे निकालते हैं ना, निकाल रहे हैं अपन, पैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट कौन देता है मैम? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलो एग्जाम्पल देखें क्या? एग्जाम्पल देखें, जितने भी आपके यहाँ पे हेलोजेंस होते हैं ना, जितने भी हेलोजेंस हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो CN वगैरह भी होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके जितने भी एल्काइल ग्रुप्स लिखती हूँ मैं, ठीक है। ये जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है CH3 CH2 Cl। अभी Cl क्या है बेटा? अभी यहाँ पे Cl क्या है मैम? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ऐसा, CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं ठीक है OH ले लिया अपन ने यहाँ पे। चलो ठीक है, बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला है, ये वाला यहाँ पे, या फिर ना यहाँ पे Cl लेते हैं। चलो यहाँ पे Cl लेते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये CH3 और ये CH3 क्या कर रहे हैं? इस वाले कार्बन को डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप्स हैं। क्या है ये? एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया? प्लस आई इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा बेटा? प्लस आई। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चीज़ है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन पता है क्या होता है? बस कुछ नहीं, शिफ्टिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, शिफ्टिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। और इसी की वजह से पता है कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी वजह से जो कार्बोकेटायन है वो क्या होता है? एकदम स्टेबल होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने देखी, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक चीज़ देखो, थर्ड वाली चीज़ जो है दैट इज रेजोनेंस के कारण भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है।
रेजोनेंस के कारण भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेंजीन की, हम बात करते हैं बेंजीन की, ठीक है, बेंजीन की बात कर रहे हैं। अभी इससे पहले एक और चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा बेटा, और यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी एक्स कंपाउंड, तो ये इसके क्या है, ये वाली पोजीशन जो हो गई दैट, ये वाली पोजीशन, ठीक है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन, दैट इज ऑर्थो पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे वाई लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे वाई लिख रही हूँ, तो ये वाली पोजीशन जो है कौन सी है मैम, मेटा पोजीशन है। और अगर यहाँ पे z लिखूँ तो ये वाली पोजीशन कौन सी है मैम, पैरा पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये क्लोरीन लगा है ना, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि क्लोरीन से जो x है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो। क्लोरीन से जो z है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है, पैरा। क्लोरीन से जो y है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है मैम, मेटा। समझ में आ गया ये चीज़ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको तो आपको याद रखना ही है बेटा, इसको आपको भूलना नहीं है। अगर आप इसको भूले तो बहुत दिक्कत है फिर। क्लियर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइड में। अब रेजोनेंस देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा Cl, और देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है, हाँ मैम है, तो अभी शिफ्ट करेगा बेंजीन के अंदर ही, रूम के अंदर ही शिफ्टिंग हो रही है। अपन क्या करते हैं, कभी कभी रूम में शिफ्टिंग करते हैं ना, बेड को उधर रख दिया, सोफे को उधर रख दिया, चेयर को उधर रख दिया, वैसे ही हो रही है। तो बेंजीन के अंदर भी शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। कैसे होता है, यहाँ देखो, क्लोरीन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही यहाँ देगा, ठीक है, अगर मैं ये बॉन्ड को ऐसे भी बनाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक, ये बॉन्ड, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले वहाँ पे गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ गए, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा Cl पॉजिटिव। इसके बाद बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो ये जो एरो होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो, अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इसका हेड होता है वो नेगेटिव साइड बताता है, जो टेल है वो पॉजिटिव साइड बता रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा मैम, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बाकी ये ऐसा। अभी क्या होगा, वापस से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या बनेगा मैम, यहाँ पे वापस Cl पॉजिटिव, इसके बाद ऐसा कुछ, और देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बेटा यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे देखो इस टेल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले, ये दोनों बॉन्ड बना लिए, और यहाँ पे क्या आ गया मैम, एक नेगेटिव आ गया एज इट इज। समझे क्या हो रहा है, देखो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने वाला है, जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा मैम, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। आपको समझ में आ रहा है क्या ये चीज़, अगर आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बता दो क्या आपको ये चीज़ सच में समझ में आ रही है। अभी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाला बॉन्ड बनाएगा, यहाँ देखो ये बॉन्ड बना दिया इन लोगों ने, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया क्या, नेगेटिव, समझ में आया, नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा, ये वापस इसके पास चला जाएगा, ये वापस इसके पास जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा अपना, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, वापस से बनेगा क्लोरीन बेंजीन के साथ, क्लोरीन बेंजीन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ये एरो ऐसा गया है, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। अब अपन फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर देखो, पहले वाले में बॉन्ड ऐसे ऐसे ऐसा बना हुआ है, और लास्ट वाले में क्या हुआ, शिफ्टिंग हो गई, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, बॉन्ड की पोजीशन ही पूरी चेंज हो गई। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ लिख रही हूँ मैं, क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। डन, क्लियर है आपको ये चीज़, ठीक है मैम। अब देखो बेटा एक चीज़, क्या हाँ, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव साइन किस पे आ रहा है मैम, ऑर्थो पे। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव साइन कहाँ आ रहा है मैम, पैरा पे। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो साइन, नेगेटिव साइन कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे।
ये वाला ऑर्थो हो गया ना, ऑर्थो, ये पैरा और ये मेटा, ये वाला ऑर्थो हो गया, ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। ये वाला भी ऑर्थो है, ये बेटा, ये वाला भी जो है ये ऑर्थो है, ये क्या है, मेटा है और ये पैरा है, ठीक है, क्लियर है। तो हम ये बोलेंगे कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्लोरोबेंजीन है, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन जो है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब कि जो भी आपका अलग से स्पीशीज़ जो आएगी अटैक करने के लिए वो एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे अटैक कर सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि वो कहाँ पे अटैक करेगी, ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करने वाली है। तो हमारा मेजर और माइनर प्रोडक्ट ये बनने वाला है, ऑर्थो और पैरा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, बताओ, क्या आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है क्या? जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से, एक बार अपनी कॉपी में नोट भी कर लो इसको, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी है, इसकी तो अपन टेबल बना के याद कर लेंगे, है ना। अगर तुम लोग ने मेरी आयोनिक इक्विलिब्रियम वाली क्लास अटेंड करी है तो हमने वहाँ पे टेबल बनाई थी, अगर नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन बनाएंगे टेबल, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ पे ऐसा टेबल से क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सारी थ्योरीज, यहाँ लिखेंगे सारी थ्योरी, और थ्योरी क्या बोलती है रिगार्डिंग एसिड और थ्योरी क्या बोलती है रिगार्डिंग बेस। सबसे पहली थ्योरी जो है दैट इज अर्हेनियस थ्योरी, दैट इज अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी बेटा आप एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में आपने सब्सटेंस कोई भी डाला, कुछ भी डाल दिया और वो H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। पानी में अगर आपने क्या डाला, अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में, ठीक है, सिंपल वाटर में अगर आपने कुछ भी सब्सटेंस डाला और वो H देता है, H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड है। अगर आपने सिंपल वाटर में क्या डाला, H पॉजिटिव, तो वो क्या देगा, और मतलब क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन है और आपने उसमें कुछ डाला और वो OH नेगेटिव देता है तो वो बेस है। समझ गए क्या? तो कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में गया छपाक, क्या बोलती है मैम हमेशा, पानी में गया छपाक और उसने H पॉजिटिव दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और वो पानी में गया छपाक, उसने OH नेगेटिव दिया तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि H+ को डोनेट कर देता है, जो H+ डोनेट कर रहा है, मतलब उसके पास H+ है तभी तो वो डोनेट कर पाएगा, या तुम्हारे पास पैसे हैं बहुत सारे तभी तो तुम डोनेट कर पाओगे ना, समझे। तो यार इसके पास भी क्या है, H+ में सब मतलब एसिड वो होते हैं जिनके पास H+ होता है, इसलिए वो डोनेट कर सकते हैं, और बेसिस क्या होते हैं, H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी वाला कोई सीन नहीं था कि यार पानी में डाला तो फिर कुछ तो ऐसे अटैक करेगा या फिर होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है, कुछ भी सीन नहीं है। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H+ दे रहा है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहेगा H+ वो बेस है। समझ में आ गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज ऑफ लुईस थ्योरी, दैट वाज ऑफ लुईस थ्योरी, और ये ज़्यादातर यही यूज़ होने वाला है हमारी रिएक्शंस में। जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात होती है यहाँ पे मेजरली इलेक्ट्रॉन पेयर की। बेटा जब भी कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है तो वो एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है तो वो एसिड है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मैंने कैसे बनाया था इसको, एसिड एक्सेप्ट, तो ए से एसिड, ए से एक्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने बनाया था क्या, बेस बॉस। तो बॉस क्या है, बॉस बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, वो डोनेट वो दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा तीनों कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुईस थ्योरी। क्या आपको ये चीज़ क्लियर, बताओ क्या आपको ये समझ में आया अच्छे से, डन है क्या सभी को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, बहुत इंटरेस्टिंग है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन होता क्या है, कार्बोकेटायन होता क्या है, कार्बोकेटायन मैम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन और उस पे क्या है मैम, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। जैसे कि देखो यहाँ पे ये
सिंपल कार्बोकेटायन हो गया, ये क्या हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये हो गया कार्बोकेटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है ना, होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सेकेंड है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन पता है तुम लोग को, पता चल ही गया होगा नाम से क्या होता है बेटा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कार्ब एनायन बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा। और यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे। इसके बाद थर्ड वाले की बात करते हैं, दैट इज़ फ्री रेडिकल, दैट इज़ फ्री रेडिकल। ये इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं, मतलब रिएक्शन के बीच में बनते हैं ये, ठीक है, रिएक्शन के बीच में जब भी कोई भी लिविंग ग्रुप चला जाता है, छोड़ के चला जाता है लिविंग ग्रुप, तो क्या होता है, ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट्स हमको मिलते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, देखो कार्बन के ऊपर क्या है, एक रेडिकल है, ये रेडिकल है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। समझ में आ गया रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, बताओ, समझ में आ गया आपको अच्छे से कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब कि क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का न्यूक्लियो मतलब क्या मैम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब क्या, न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब क्या हुआ, लविंग। तो बेटा जो भी न्यूक्लियस से प्यार करेगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन रहता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है ना, बिल्कुल सही बात है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अभी यहाँ बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव वाले को कौन प्यार करेगा, नेगेटिव वाला प्यार करेगा, ठीक है। तो जितने भी आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ बोल सकते हैं। यार देखो डोनेट तो वही कर सकता है जो कि बहुत रिच है, सही बात है कि नहीं। तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो तुम डोनेट करोगे, अच्छी बात होती है ना, डोनेशन करना, तो डोनेट करते हैं, वैसा वाला सीन है कि यार इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ना, डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं Cn नेगेटिव या फिर Cl नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव, NH3, मैम ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इसके बाद H2O, यहाँ पे देखो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाले हैं। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, सिंपल है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा बता दो, इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, पॉजिटिव वाला प्यार करने वाला है इलेक्ट्रॉन से, राइट है कि नहीं। जो पॉजिटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। एग्जाम्पल देखो, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट है ये इलेक्ट्रॉन का। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, देखो NO2 पॉजिटिव या फिर CH3 पॉजिटिव, ये सब क्या है, ये सब है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है आपको ये चीज़। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, बहुत ध्यान से देखना और बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी एरो वाला बताया था ना मैंने, वही वाला बता रही हूँ, ठीक है। वापस से ये एक हमने बनाया X और Y का बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर मैंने ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, क्या बताया था मैम ने अभी आपको, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो एरो होता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव साइड, यहाँ पे नेगेटिव साइड, कहीं पे भी जा रहा है, अगर ये ऐसे भी जा रहा है ना ये एरो, तो ये बेटा पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव। अगर मैंने ऐसे बनाया तो भी क्या होगा, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। बस इतनी सी बात मान लो कि जो टेल है वो पॉजिटिव बता रही है, जो हेड है वो नेगेटिव बता रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कैसे होगा बताओ, एक्स पे क्या आ जाएगा, एक्स पे आ जाएगा मैम पॉजिटिव, और वाई पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए क्या हुआ है। अगर बेटा मैंने यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दिया तो क्या बनेगा बता दो, क्या बनने वाला है मैम। अगर आपने ऐसे ब्रेक किया है तो एक्स पे नेगेटिव आ जाएगा और वाई पे आ जाएगा पॉजिटिव। मैं आपको बॉन्ड ब्रेक करना सिखा रही हूँ, ठीक है। एरो हमको कहीं पे भी नहीं लगाना है,
जहाँ पे नेगेटिव जाना है ना वहाँ पे ऐसा जाएगा, ऐसा इधर इधर जाने वाला है। समझ गए? समझ गए क्या? ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों ना सुलह कर ली इन लोगों ने कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया ये बेटा, ये बन गया फ्री रेडिकल। क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। ये है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब कि आपके बेसिकली बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, और अगर ये हाफ टूट रहा है तो क्या बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स में ना आपको 3 चीज़ें हैं, दैट इज एल्केन, फिर है आपका एल्कीन और है आपका एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। तो जो एल्केन होता है बेटा, एल्कीन क्या होता है, एल्केन जो है ना दैट इज कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्या है, एल्कीन है, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्या है, एल्काइन है। समझ में आ गया? सिंपल है, सिंपल कि यार एल्केन्स क्या होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन में तो बॉन्ड बन ही रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन में बॉन्ड बन ही रहा है, लेकिन जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा स्पेसिफिकली उसको एल्केन बोलते हैं। एल्केन डबल बॉन्ड, एल्कीन इन लगा देते हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक और चीज़ होती है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, रिंग स्ट्रक्चर्स ये वाले, ये देखो ये रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकता है, रिंग है और उसमें डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकता है। एक तो क्लोज है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, उसके बाद पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। एरोमेटिक हो गया, ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। एलिफेटिक एक वर्ड आता है, क्या आता है, एलिफेटिक वर्ड आता है। एलिफेटिक का मतलब क्या हुआ, सिंपल चेन, सिंपल कार्बन की चेन, कार्बन वाली जो चेन होती है ना, कार्बन की चेन, किसकी, कार्बन की सिंपल चेन, उसको बोलते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, कोई भी क्लोज ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। यहाँ पे क्लोज कर दिया, रिंग बना दिया अपन ने, यहाँ पे कोई रिंग नहीं बन रही, एकदम कार्बन की सिंपल चेन बन रही है, दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक। चलिए, नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको जनरल बता देती हूँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स, आगे भी अपन पढ़ेंगे। जब भी OH लगा हो साथ में ऐसे, और O के साथ बॉन्ड बना हो, ठीक है, H के साथ नहीं बनेगा बेटा, O के साथ बनेगा, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज, मतलब अपन देखो लिखते ऐसे ही हैं, जैसे अपन ने लिखा OH ऐसा CH3 लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन बेटा गलत तरीका है लिखने का, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो एकदम सही तरीका ये है लिखने का। इसको बोलते हैं क्या, एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल, ठीक है। फिर कार्बन के साथ जब सिंपल O है, ये देखो डबल बॉन्ड O है ना, तो इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पे, तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। अगर मैंने लिखा ऐसा, एक तरफ क्या है, ऐसा H है, एक तरफ क्या है, ऐसा H है, तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे O और OH है, ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्बन हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पे भी। ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मैंने जनरल चीज़ें बता दी, अल्कोहल हो गया, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी सारे बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आगे आके आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्लियर है? ठीक है। ईथर्स भी होते हैं, एस्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ईथर लिख लो अगर आपको लिखना है तो, ROR, ये क्या है, ईथर है। ईथर, R मतलब क्या, कोई भी एल्काइल ग्रुप, और RCOOR, ये क्या है, ये है आपका एस्टर है, ये
ठीक है, क्लियर है आपको, ये चीज़ बता दो। डन। देखो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अपन डिस्कस करेंगे जब, ये तो मैंने एकदम बेसिक वाले बताया कि हाँ ठीक है अभी होते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स। और नेम्ड रिएक्शन आपको सारे के सारे चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, चाहे वो हेलोजन डेरिवेटिव्स हो, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स में नहीं है शायद, है ना, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर, अमीन्स, हाँ अमीन्स बोला ना मैंने, तो ये सारे चैप्टर्स में आपको बहुत सारी, मुझे लगता है कम से कम 40 प्लस नेम्ड रिएक्शंस है। अरे क्या हो जाता है ये, 40 प्लस बेटा नेम्ड रिएक्शंस आपको मिलने वाली हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मैम ये कहाँ मिलेंगी, आप अभी बताओगे? नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने अभी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, आपको समझ नहीं आएगा। हम जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे सारी रिएक्शंस आपको मिलती जाएंगी, और जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं 40 प्लस नेम्ड रिएक्शंस आपके लिए लिखने वाली हूँ वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़? तो यार ये 10 पॉइंट्स आपको मैंने ऐसे बताए हैं जिससे आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मतलब ये ना बहुत ही बेसिक वीडियो थी, इतनी बेसिक थी कि अगर कोई 9th-10th वाला भी दिखेगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको आ गया है। ठीक है, मैंने इसीलिए बेसिक बनाया है। अभी आप ये मत बोलना कि मैम एडवांस तो पढ़ा दो थोड़ा सा, तो बेटा जब आपका बेसिक क्लियर होगा ना तो एडवांस आपको अपने आप आ जाने वाला है। इसीलिए मैंने ये एकदम जो बोलते हैं ना ABCD पढ़ा दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो वाली वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नई चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चों ने 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा। 11th क्लास में क्या होता है मैं बोलती हूँ ना, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, हाइड्रोकार्बन्स वाला बेसिक है, तो वो सब स्किप कर देते हो। इसीलिए ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली उन सारे बच्चों के लिए है जो कि एकदम डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और जिनको बेसिक पढ़ना था। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़? डन। और यहाँ देखो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, तो आपके CET भी आराम से निकल ही जाएगा ना। ये देख रहे हो, ये सारे हैं MHT CET के रिजल्ट्स जहाँ पे स्टूडेंट्स ने 99.9 परसेंटाइल अचीव किया है, स्कोर किया है। साथ ही साथ ये देखो JEE मेंस 2026 के रिजल्ट्स और ये हैं JEE एडवांस 2025 के रिजल्ट्स। तो कितने शानदार रिजल्ट्स JEE के साथ साथ आपके सामने हैं नीट के रिजल्ट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है कि नहीं? और इसी के साथ वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स आपको मिल जाएंगे पुणे में और महाराष्ट्र में अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहिल्यानगर, जलगांव, और पुणे में PCMC, स्वारगेट और सिंगबाग। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो गई? और यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर्स जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो यार मुझे बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। फटाफट से सेशन को लाइक भी कर देंगे। क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर? क्योंकि मैंने बेटा बहुत बेसिक में पढ़ाया है। ठीक है, तो मुझे बता देना जल्दी से कि सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं एकदम डायमंड क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय।